हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट ये टॉपिक स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था बिजनेस क्या होता है। उसके बाद बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू प्रॉस्पर एंड एबिलिटी टू चेंज। बिल्कुल। उसके बाद मुझे बताइए, ग्लूक एंड जॉर्ज के तहत बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए? एनवायरनमेंट को मॉनिटर एंड अडेप्ट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट: कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, मल्टीफेसेटेड, फार रीचिंग इम्पैक्ट। माइक्रो एनवायरनमेंट कैसा रहता है? माइक्रो एनवायरनमेंट कैसा रहता है? क्लोज टू बिजनेस, अफेक्ट्स बिजनेस ऑन डे टू डे बेसिस। देन एलिमेंट्स: कॉस्मिक, सी कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, ओ organization. It includes three organization: employee, board of directors and owners. उसके बाद S suppliers, M market, I intermediary, C competitor. दो टाइप का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। परफेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था, इस सेशन में भी हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद लास्ट में स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज। चलो, ओके। मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट किसका पार्ट है? एक्सटर्नल का। माइक्रो रहे या मैक्रो रहे, दोनों एक्सटर्नल का ही पार्ट है। इंटरनल एनवायरनमेंट अलग से डिस्कस करना है। तो मैक्रो इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैक्रो में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? 6 आते हैं, उसमें भी उसका भी शॉर्ट फॉर्म है स्पेल्ट जी, याद रखने के लिए। एस फॉर सोशियो कल्चरल, पी फॉर पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, है ना। एस फॉर सोशियो कल्चरल, पी फॉर पॉपुलेशन या फिर उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ई फॉर इकोनॉमिक, एल फॉर लीगल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड जी फॉर ग्लोबल एनवायरनमेंट। दीज आर 6 एलिमेंट्स किसके? मैक्रो के। वापस, एस सोशियो कल्चरल, पी पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक, ई इकोनॉमिक, एल लीगल, टी टेक्नोलॉजिकल, जी ग्लोबल। ठीक, अच्छा। ये सारे एलिमेंट्स आपको क्या लगते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के बहुत क्लोज रहेंगे या दूर रहेंगे? दूर रहेंगे, है ना। मतलब रोज थोड़ी गवर्नमेंट के साथ डील करना पड़ता है, या रोज कोई मतलब रोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थोड़ी होते हैं, है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लगभग 1 साल भर के बाद वगैरह होते हैं, तो रोज थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स रोज थोड़ी बदल रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट रोज बदल गए, इन्फ्लेशन रोज बदल गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो डे टू डे बेसिस पे इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बिजनेस को डे टू डे इंपैक्ट नहीं करेगा, बट इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? इंपैक्ट करेगा, बट डे टू डे बेसिस पे नहीं करेगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंपैक्ट करता है, बट डे टू डे बेसिस पे इंपैक्ट मैक्रो एनवायरनमेंट नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है। अब एक एक फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी, कैन आई से, इट अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। इज इट करेक्ट है? बिल्कुल अफेक्ट करता है। जैसे कि हमारा लाइफ टेक्नोलॉजी की वजह से अफेक्ट हो चुका है। यस, कैसे? ये ऑनलाइन कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की वजह से। पहले तो हमारे पास ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, हमें फिजिकल क्लास में जाके बैठना पड़ता था। अब हम कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी। मोबाइल फोन्स, पहले जमाने में तो क्या मतलब लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो एक तो
चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, खत भेजना पड़ता था, या फिर एक्चुअली जाके मिलके आना पड़ता था। अब तो टेलीफोन से ही सब हो जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आजकल आप देखते हो कि ये कार वगैरह, नए टाइप के टेक्नोलॉजी बेस्ड कार, आजकल आपने सुना है क्या? गूगल कार। क्या है गूगल कार? सुना है कि नहीं आपने? ड्राइवरलेस कार है वो, ऑटोमेटिक। हाँ, ड्राइवर, टेस्ला, गूगल कार है ना, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, सिर्फ दबाओ बटन, कहां पे जाना है लेके जा, है ना, जाता लेके वो फिर ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड कार। मतलब ये क्या है, टेक्नोलॉजी ये इसने अफेक्ट किया है हर एक की लाइफ को। तो इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। इंटर रिलेटेड मतलब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। इंटर डिपेंडेंट मतलब आजकल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बन चुके हैं। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से होती है। मतलब कोई भी बिजनेस किया जाए तो जैसे कि फेसबुक आप यूज करते हो, टेक्नोलॉजी है, नहीं यूज करते। इंस्टा यूज करते होंगे, फिर वो भी नहीं यूज करते। व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे, हाँ वो तो करते हैं। मतलब ये सारा जो है, इज इट टेक्नोलॉजी बेस्ड? बिल्कुल टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी चीजें। आजकल कम्युनिकेशन जो है वो सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फेसबुक या इंस्टा या व्हाट्सएप, इसमें ये आपका डेटा जो है वो कहां पे स्टोर होता है रे? क्लाउड पे। अच्छा, क्लाउड वगैरह ये बड़े बड़े शब्द आप जानते हो, है ना। क्लाउड पे से होता है। क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड मतलब कंप्यूटर्स ही होते हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप मतलब फेसबुक ये जो कंपनी है उसके कंप्यूटर्स के ऊपर आपका सारा डेटा स्टोर हो जाता है। आपके कंप्यूटर पे आपको उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी। तो ये जो सोशल मीडिया है दैट इज टोटली टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट बिजनेस है। मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर interrelated and interdependent on each other. Can I say technology provides opportunity as well as threat for the organization? है ना, मतलब टेक्नोलॉजी इज मल्टीफेसेटेड, ऐसा बोल सकता हूं मैं। किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, किसी के लिए थ्रेट भी बन सकता है। जैसे कि ये ऑनलाइन पेमेंट, ये एक टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी है वो। उसके वजह से ये पेटीएम, गूगल पे, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गया। कैश ट्रांजैक्शन वालों के लिए थ्रेड बन गया, है ना। तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन थ्रेड भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल अगर आप जानना चाहोगे, मोबाइल सेक्टर में ऐसी कौन सी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी नई अडॉप्ट ना करने की वजह से बाहर हो गई? नोकिया, है ना। एंड्रॉइड अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, वो कौन से इस पे चलाते रहे नोकिया? विंडोज, है ना। विंडोज के बेसिस पे फोन चलाते रहे, लेकिन फोन के लिए मतलब एक्चुअली आप डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करो या लैपटॉप कंप्यूटर यूज करो, उसके लिए विंडोज अच्छा है। लेकिन मोबाइल जैसे छोटे डिवाइस के लिए विंडोज के कंपैरिजन में एंड्रॉइड ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली हम बोलेंगे, जिसको यूज करना आसान होता है। तो नोकिया ने बोला नहीं, हम विंडोज ही चलाएंगे। तो वो इतना यूजर फ्रेंडली फोन जितने छोटे डिवाइस पे नहीं था। तो इसके वजह से क्या होगा, नोकिया के फोन्स लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। तो इसके वजह से प्रॉब्लम, मतलब वही सैमसंग ने तुरंत अडॉप्ट कर लिया एंड्रॉइड, है ना। एप्पल का अपना अपना है ना, एप्पल का अपना अपना सिस्टम है, लेकिन वो उनका सिस्टम भी अच्छा ही है, मतलब वो तो वर्ल्ड क्लास है एप्पल का। लेकिन सैमसंग या बाकी के कोई भी फोन की कंपनीज आप ले लेना, जैसे कि वीवो ले लो या वन प्लस ले लो, उन्होंने सारे ने क्या किया है, एंड्रॉइड को अडेप्ट कर लिया है। तो उसके वजह से इनका फायदा हो गया, नोकिया का नुकसान हो गया। और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, थ्रेट भी प्रोवाइड करता है। अब कोई भी कंपनी को ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना जरूरी है। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे कि व्हाट आर द करंट टेक्नोलॉजी, करंट कौन सा टेक्नोलॉजी सबसे अच्छा बढ़िया चल रहा है। जैसे कि टेलीफोन सेक्टर में अब नया टेक्नोलॉजी कौन सा चल रहा है? जियो ये कंपनी है, जियो इज नॉट टेक्नोलॉजी। 5G अब आने के बारे में, मतलब बाहर की कंट्रीज में, चाइना वाइना में 5G चालू हो चुका है, अपने यहां पे अब नया टेक्नोलॉजी, मतलब करंट टेक्नोलॉजी ये ट्रेंड चल रहा है। वैसे ही टेलीविजन में कौन सा सिस्टम चलता है आजकल? 4, हाँ HD वगैरह ये तो सुना होगा। अब उसके ऊपर भी अब आ गया है टेक्नोलॉजी 4K, है ना। 4K मेरे घर पे 4K टीवी है, लेकिन वो सेट टॉप बॉक्स जो है
वो 4K अभी अभी चलता ही नहीं है उस पे ऊपर, मतलब हाँ, मतलब कैसे अपने आप पे धीरे धीरे एक एक चीज आ जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी, करंट टेक्नोलॉजीज क्या है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो सोचना कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी मतलब डेवलप करना होगा, उसके लिए पैसा कितना लगेगा, ये सब एनालिसिस करना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी हम हाईटेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, हाँ, लेकिन परवड़ता क्या अपन को, वो भी देखना जरूरी है ना, कितना बजट, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा होता है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर सकती है क्या अपने कंपनी? अगर हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हेल्प करता है क्या, ये भी सोचना जरूरी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है कि जिसको प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, वैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो तो आप कौन से एग्रीकल्चरल, हाँ, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिकल सोलार इलेक्ट्रिक पैनल्स वगैरह, जो सोलार रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, उसमें गवर्नमेंट हेल्प करता है, सुना है क्या आपने? हाँ, मतलब आप अगर, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलार वगैरह। क्यों गवर्नमेंट क्यों हेल्प करेगा ऐसे प्रोडक्ट्स में? इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेव करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज होने से, तो इसमें गवर्नमेंट हेल्प करता है। अरे आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मतलब आपके घर पे आपने लगाया क्या सोलर हीटर वगैरह लगाया? सोलर हीटर नहीं है, मेरे घर पे लगाया मैंने। हाँ, मतलब मेरा घर पे ऐसा सब नई नई टेक्नोलॉजी वाले चीजें रखता हूं मैं। ओके, टीवी 4K लेके आता हूं सोलर हीटर रखता हूं। अब सिर्फ सोलर इलेक्ट्रिकल पैनल नहीं लगाया मैंने घर पे, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा है। सोलर इलेक्ट्रिकल पैनल में खर्चा ज्यादा है, वो मतलब लगभग 2.25 लाख का खर्चा हो जाता है उसमें। हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरे ग्रुप में एक इंसान है, उन्होंने अपने घर पे वो सोलर इलेक्ट्रिक पैनल लगाया है। तो मतलब एक्चुअली उन्होंने लगाया है लगभग 2 साल पहले, तो वो 2.25 लाख का खर्चा हो गया उनके उस पे, और लगभग उनको 75,000 की सब्सिडी मिल गई, मतलब गवर्नमेंट से सब्सिडाइज हो गया वो, तो कम हो गया प्राइस ऑटोमेटिकली। तो ये कम हो गया तो गवर्नमेंट हेल्प करता है ऐसे प्रोडक्ट के लिए, तो उनको 2 लाख में वो यूनिट गिर गया, ठीक है, एंटायर। अब उन्होंने मुझे बताया कि उनके घर पे मतलब एसी वेसी सब चालू रहता है ना, दिन भर चालू रहता है एसी, और बहुत बिल आता था। अब वो बिल 0 ही हो गया उनका। अब पूरा वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है खुद को घर के लिए, और मजे की बात तो उन्होंने और एक्स्ट्रा बताई है। अब सोलर इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो धूप के सीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता, अभी बारिश के सीजन में या ठंडी के सीजन में इतना नहीं करता, क्योंकि मतलब सोलर पावर ही इतना नहीं है, लेकिन धूप के सीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता। फिर क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया होगा स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद वो इस्तेमाल तो सर्टन कर लिया, अब स्टोर हो गया। अब स्टोर हुआ एनर्जी जो है वो आप महाराष्ट्र में जानते होंगे, MSEDCL नाम का कंपनी है, जिसको पहले MSEB बोलते थे, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अब वो हो गया महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये लोग खरीदते हैं, आपने जनरेट किया हुआ बिजली वो लोग खरीदते हैं। हाँ, हालांकि वो थोड़ा सस्ते में खरीदते हैं और वो आगे बेचते हैं, मतलब वो 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचते हैं, तो हमसे खरीदते वक्त 4 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन खरीदते हैं, मतलब एडिशनल जो जनरेट हो जाता है तो वो खरीद भी लेते हैं, मतलब बेच भी सकते हो आप। तो देखो गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रहा है, ये कंपनीज बिजली भी खरीद रही है, तो कितना अच्छा है ना। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब ये जब आप कोई भी बिजनेस करोगे, मतलब लेट से आप कल जाके आपको लगा CA बनने के बाद कि चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम प्रोफेशन नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्विस देने की जगह पे आपने सोचा कि इंडस्ट्री खोल लेते हैं। तो अगर आप सोलर इलेक्ट्रिक पैनल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देते हो, तो उसमें आपको यह भी फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट भी हेल्प करता है, उसमें सब्सिडी वगैरह देता है ना। तो ये रोल ऑफ गवर्नमेंट जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के रिलेटेड हो गया। तो देखो फटाफट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स पीपल लाइफ डिस्कस्ड, उसके बाद इट कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट डिस्कस्ड, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेसेस आर इंटर रिलेटेड एंड interdependent on each other discussed,
ओके, क्या क्या एनालाइज करना है देखो। पुल ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से कितना इंपैक्ट होगा। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट इन R&D, जैसे कि मैंने बताया कि ये सब्सिडी वगैरह देता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय द टेक्नोलॉजी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन टेक्नोलॉजिकल चेंज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की वजह से ही थ्रेट्स जनरेट होते हैं, है ना। उसके बाद आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन हेल्प्स टू एनालाइज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्या है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द कंपनी, कौन सी अभी यूज कर रहे हैं हम, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कितना पैसा लगेगा। उसके बाद हाउ मच इन्वेस्टमेंट कैन बी कर्टेल्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कर्टेल्ड, कम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा पैसा बचा भी सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। व्हाट एडिशनल टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, क्या एडिशनल टेक्नोलॉजी लगेगा, विच टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकल फॉर द बिजनेस और प्रोडक्ट, ये सब एनालिसिस करेंगे तो हम अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्लियर है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आगे चलो, डन। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्लियर एवरीवन, परफेक्ट। चलिए फिर दूसरा, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। अब देखो टेक्नोलॉजिकल मतलब वो स्पेल्ट जी में टी वाला डिस्कस कर दिया हमने टेक्नोलॉजिकल। अब दूसरा है पॉलिटिकल एंड लीगल, तो उसमें मैंने एल शॉर्ट फॉर्म करते वक्त एल लिखा था, लीगल, पॉलिटिकल एंड लीगल है वो, ठीक है। वो दूसरा पी जो लिखा था मैंने वो पॉपुलेशन के लिए था, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक बोलते हैं उसको। तो पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, अब इसमें पॉलिटिकल एंड लीगल के केस में तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है लीगल और तीसरा होता है पॉलिटिकल। अब गवर्नमेंट ये बिजनेस को अफेक्ट करता है या नहीं करता है, किसके जरिए अफेक्ट करता है, टैक्सेशन, क्योंकि मेनली टैक्सेशन के रूल्स डिसाइड करना ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस आर रिलेटेड विद ईच अदर। उसके बाद लीगल, कोई भी बिजनेस को लीगल एनवायरनमेंट एनालाइज करना है, मतलब क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल कंपनीज लॉ, बिल्कुल कंपनीज लॉ को, कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है आपको, पब्लिक लिमिटेड बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, कंपनीज लॉ को आपको एनालाइज करना जरूरी है, समझना जरूरी है। और सिर्फ कंपनी लॉ एनालाइज करेंगे, हाँ, मतलब अलग अलग सारे तरीके के लॉज एंड रेगुलेशन, जो जो एक्ट्स है उस सबको एनालाइज करना पड़ेगा, सबको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट देखना पड़ेगा, जीएसटी है ना, सुना है ना आपने जीएसटी, या फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये समझना जरूरी है। आप पढ़ते हो ना, लॉ पढ़ते हो ना, तो वो सब आप अंडरस्टैंड कर चुके हो तो आपको बिजनेस चलाना आसान बनता है। लॉ अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको कंपनी फॉर्म कैसे करना है यही नहीं पता है, तो आप बिजनेस कैसे चालू करोगे, मतलब डायरेक्टली दुकान चालू कर दोगे अपना और वो आ जाएंगे वो गवर्नमेंट वाले लोग, लाइसेंस दिखाओ, कहाँ है ही नहीं, तो चलो फिर फाइन भरना चालू उसी दिन से, है ना। तो लॉज अंडरस्टैंड करना जरूरी, तो ये होता है सेकंड वाला लीगल एनवायरनमेंट। और तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल ग्रुप्स बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं या नहीं करते, करते हैं। जैसे कि एनी एग्जांपल, कोई यहां पे, अरे लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स यहां पे बहुत ऐसे बिल्डिंग को मतलब धक्के बैठ रहे हैं, तो इनको लग रहा है यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है क्या, नहीं नहीं, ऊपर के फ्लोर पे काम चल रहा है इसलिए वो धक्के लग रहे हैं, कोई टेंशन मत लेना, कोई गिरेगा वगैरह नहीं, टेंशन मत लो। हाँ ओके, हाँ, पॉलिटिकल का एनी एग्जांपल, क्या क्या, गाइडेंस नहीं, गाइडेंस नहीं, क्या क्या, डीमोनेटाइजेशन पॉलिटिकल डिसीजन बोले, कंपैरिजन में गवर्नमेंट का डिसीजन था, तो वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। कोई इंडस्ट्री को अगर ऐसा, बेसिकली देखो पॉलिटिकल ग्रुप्स किसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये एम्प्लॉय राइट्स, आपने मूवीज वगैरह देखते हो कि नहीं, जिसमें एम्प्लॉय यूनियन रहता है ना, वो तुरंत ये कर देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, है ना। और हमेशा वो मूवी में देखना, वो जो एम्प्लॉय यूनियन रहता है उसका लीडर हमेशा एक पॉलिटिकल पर्सन रहता है।
हाँ हाँ ओके। तो मतलब क्या है कि ये पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं थ्रू, मतलब दे बेसिकली वर्क्स फॉर पॉलिटिकल ग्रुप्स वर्क्स फॉर एम्प्लॉय राइट्स या विमेन राइट्स या माइनॉरिटी राइट्स, इसके लिए काम करते हैं और वो अफेक्ट करते हैं। विमेन राइट्स के लिए भी काम, मतलब बुरा काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा पॉलिटिकल लोग हमेशा बुरा काम करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा भी काम करते हैं। जैसे कि विमेन राइट्स, विमेन राइट्स में अगर आपने सुना होगा कि पहले जमाने में कुछ साल पहले ये विमेन को प्रेगनेंसी लीव जो रहता था वो हार्डली 15 दिन का वगैरह रहता था, विच वॉज वेरी रॉन्ग, है ना, मतलब ये गलत करते थे क्योंकि 15 दिन का सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद वो छोटे बच्चे को रखेंगे कहां पे, ये प्रॉब्लम हो जाता था। अब अगर आपने सुना होगा तो वो लॉज में बदलाव आ गया है, 6 मंथ्स का हो गया वो, 6 मंथ्स। और ये क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि वो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कंपनी के ऊपर। तो हमेशा पॉलिटिकल ग्रुप्स बुरे ही होते हैं ऐसा बिल्कुल मत समझना, अच्छा भी काम करते हैं, कभी कभार बुरा भी करते हैं, है ना, तो वो दोनों साइड में रहता है वो, बट दे हैव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, ये हमें समझना जरूरी है और उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी। और अगर आपको कोई भी कंट्री में या कोई भी स्टेट में या कोई भी रीजन में अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो वहां पे आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एनालाइज करना जरूरी है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनालाइज करना जरूरी है, डिग्री ऑफ पॉलिटिकलाइजेशन या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब मुझे बताओ इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा है या नहीं, सेंटर में बोलता हूं मैं, सेंटर में अच्छा है क्योंकि वहां पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। जब आप कॉम्बो करके गवर्नमेंट बनाते हो तो वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है, क्योंकि कोई भी सपोर्ट निकाल लेता है तो गवर्नमेंट गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे सेंटर में करंटली स्टेबल गवर्नमेंट है, मतलब बिजनेस को देखो वो कौन सी पार्टी का गवर्नमेंट है इसके कंपैरिजन में वो स्टेबल है या नहीं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो पार्टी कोई भी आए, मतलब अब जैसे कि अभी बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी का भी आए, कोई बिजनेस को मेनली क्या है, स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब उन्होंने एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करके दिए आपको, वो रोज रोज के हेडेक नहीं चाहिए, गवर्नमेंट गिर गया नए पार्टी आ गई उन्होंने बदल दिया, ऐसे हेडेक नहीं चाहिए। तो स्टेबिलिटी है, महाराष्ट्र में बोल सकते हो स्टेबिलिटी है, क्यों नहीं है? क्या है? हाँ मतलब क्या है कि 3 पार्टीज की मिला के वो सरकार बन चुकी है, तो वो बोल नहीं सकते क्या हो सकता कभी, तो गिरने के चांसेस रहते, तो अनस्टेबल है। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अनस्टेबल गवर्नमेंट अच्छा है क्या? नहीं, अच्छा नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी बिजनेस, मतलब आगे चल के भी अपना बिजनेस चालू करोगे तो ये इसके बारे में आपको सब कुछ सोचना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, तो देखो क्या क्या है। हाँ, पॉलिटिकल एंड लीगल, दिस एनवायरमेंट इज पार्टली जनरल टू सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टली स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो इनकम टैक्स, ये सबके लिए लगभग सिमिलर अप्लाई होता है, हाँ परसेंटेज बदल जाता है बट सबके लिए है एप्लीकेबल है। जीएसटी, अब आप सोचोगे तो पेट्रोल और डीजल ये जीएसटी के अंदर आता है क्या? नहीं आता, तो उनके लिए अलग है। तो कुछ लोगों के लिए सिमिलर है लीगल पॉलिटिकल और कुछ लोगों के लिए डिफरेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, जनरल स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ये स्टेबिलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, डिग्री ऑफ पॉलिटिकलाइजेशन, मतलब कितना इंटरफेयर करते हैं बिजनेस में ये देखना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है? ठीक ठाक है ना, मतलब इतना कुछ खास नहीं है लेकिन इतना वर्स्ट भी नहीं है ना। वर्स्ट मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप क्राइम करते हो तो डायरेक्टली सजाए मौत, ऐसा ऐसा इंडिया में नहीं होता है ना, सजाए मौत इज ऑलवेज डेंजरस, है कि नहीं? तो अगर आप जानते हो ये ड्रग्स के केस में आजकल जानते हो ना कौन अंदर है, हाँ, तो उसको डायरेक्टली अगर वही चीज वो अगर सऊदी में करता है, मतलब क्या है वहां पे सऊदी में क्या लॉज है पता है आपको? ड्रग्स के लिए सजाए मौत, डायरेक्टली जान ही ले लेते वो ड्रग्स कितना भी
वो परसेंटेज मिल जाए आपके पास, खत्म ही कर देते वो डायरेक्ट। सो ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस है। हाँ, लेकिन उसमें क्या हो सकता है ऐसे लॉज एंड रेगुलेशंस में, यानी बेगुना इंसान की भी जान जा सकती है उसमें। हाँ, वो रिस्की रहता है ऐसा वाला, ठीक है, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी। उसके बाद पॉलिटिकल एंड लीगल में क्या आता है? गवर्नमेंट। बिजनेस इज हाईली गाइडेड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, मेनली याद रखना गवर्नमेंट के बारे में, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। उसके बाद लीगल, लीगल में क्या है? एनालाइज एंड अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा? लॉज रिलेटेड टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप डीड, कंपटीशन एक्ट वगैरह, ये सब एनालाइज करना जरूरी है। उसके बाद पॉलिटिकल, अरे ये क्या हो गया? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कमिटीज पुट प्रेशर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, विमेन राइट्स वगैरह, इसके लिए पॉलिटिकल ग्रुप्स काम करते हैं। दो एनवायरमेंट्स हो गए, कौन कौन से? टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा एनवायरमेंट है ग्लोबल। ग्लोबल एनवायरमेंट में क्या एनालाइज करना जरूरी है? ग्लोबल एनवायरमेंट देखो, जब आपको कंपनी को ग्लोबल बनाना है तब एनालाइज करना जरूरी है। जब आप इंडिया में ही ऑपरेट कर रहे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर मैं जाके पाकिस्तान में बिजनेस चालू करना चाहता हूं, करूंगा क्या? मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हाँ, सही है, सही है। मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, मतलब वहां पे कभी भी, मतलब अनस्टेबल है ना वो, मतलब कंट्री अनस्टेबल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये क्या है? अनस्टेबल कंट्रीज है, मतलब कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो अचानक से इवेंट हो जाते हैं कुछ भी। या फिर आपने देखा होगा कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर रहता है उसको ही जेल में डाल देते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है उनके कंट्रीज में, भयंकर सा हादसा, है ना? अरे हुआ है वहां पे, ऐसा हुआ है ना, आप जानते हो, वो बेनजीर भुट्टो को मार दिया, फिर वो नवाज शरीफ वो भाग गया छोड़ के कंट्री, है ना? कुछ भी हो सकता है। अब वो अफगानिस्तान में क्या हुआ बीच में, तालिबान आ गया, अच्छा कुछ भी हो सकता है, अनस्टेबल कंट्रीज। तो पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, तो इंटरनेशनल इवेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसी कंट्रीज में बिजनेस चालू करना बहुत ही भयंकर सा सिनेरियो है, लेकिन यूएस में चालू करना है, कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज अपनी यूएस में ऑपरेट करती है ना, इन्फोसिस है, टाटा है, बहुत सारी कंट्रीज यूएस में उनके ऑफिसेस है, तो करती है। यूएस में करना या यूके में करना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में करना अच्छा है ना? ऐसी कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जान ही चली जाएगी, क्या करेंगे बिजनेस करके, है ना? तो मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स का इंपैक्ट जानना जरूरी है। उसके बाद सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं, विच इज ग्लोबल मार्केट, करंट और इमर्जिंग मार्केट, इसको भी एनालाइज करना जरूरी है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हब किसको बोला जाता है? चाइना को। लेकिन सर्विस सेक्टर कहां पे ग्रो हो रहा है? इंडिया में। मतलब ये आईटी सेक्टर आप देख रहे हो इंडिया में ज्यादा ग्रो हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा चाइना में होता है। तो कौन सा मार्केट आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, ये भी जानना जरूरी है। मतलब ये ग्लोबल एनालिसिस करना जरूरी है। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट, ये तो हो गया। उसके बाद ग्लोबल वर्किंग कंडीशंस भी आपको जानना जरूरी है। ग्लोबल वर्किंग कंडीशंस मतलब क्या होते हैं? अगर आप इंडिया में कोई कंपनी चालू करते हो और आप एम्प्लॉय रखते हो आपके पास, तो एम्प्लॉयज को आप बोल सकते हो कि चल तू 10 बजे आ जा और तू घर जाने का टाइम तेरा कुछ नहीं है, तो कभी भी हम छोड़ेंगे तेरे को। इंडिया में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, है ना? 12-12, 14-14 घंटे काम करते रहते बेचारे, है ना? लेकिन यूएस में आप ऐसा करोगे, वहां पे जाके वो बोलेंगे चलिए निकलिए भाई, हम ऐसे कंपनी में काम नहीं करते। वहां पे 10 बजे कंपनी में आते लोग, 5 बजे निकल जाते हैं, और उसके बाद कोई रुकता नहीं है। तो ये सब एनालिसिस करना जरूरी है। आप वहां पे यूएस में जाओगे और लोगों को बोलोगे करो 12 घंटे काम, वो बोलते नहीं करते, हम जरूरत नहीं है हमें, हम नहीं करते ऐसे कंपनी का काम। इंडिया में ऐसा क्यों करते लोग? व्हाट इज द रीजन? अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट इज द प्रॉब्लम। यूएस में पॉपुलेशन कितना है? अपना 1/5 पॉपुलेशन है, मतलब अपना कितना है? 140 करोड़, उनका कितना है? 30 करोड़, 30 या 35 करोड़ के आसपास। तो लगभग 1/4 या 1/5 पॉपुलेशन है। एरिया कितना बड़ा है? अपने से 4-5 गुना बड़ा। तो मतलब क्या है? अपने यहाँ पे
अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन मतलब क्या कि हम हमारे यहाँ पे बिजनेस क्या बोलते हैं, तू काम करता क्या, नहीं करता, ओके चल निकल घर, दूसरा है बंदा, तो ऐसा हो जाता। तो यहाँ पे इंडिया में ऐसा सिस्टम है जो कि अच्छा सिस्टम नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट कोई भी कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स एनालाइज करना जरूरी है। तो पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कि टेररिस्ट अटैक डिस्कस्ड, एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग ग्लोबल मार्केट जैसे चाइना इंडिया डिस्कस किया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड इन द ग्लोबल मार्केट, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बोला 12 घंटे काम करो, 14 घंटे काम करो, ये कल्चर है, खराब कल्चर है वो। एक्चुअली देखा जाए इंसान का 8 घंटे के बाद काम करने का इफिशियंसी पूरा खत्म हो जाता है, मतलब है ना। अगर मैं ऐसे दिन भर पागल जैसे पढ़ाते रहूंगा तो मेरा इफिशियंसी क्या रहेगा, मतलब समझ लेना आप, मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं और बीच में मुझे ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, फिर मैं आ जाता हूं आपके लेक्चर में 5 बजे शाम को 10 घंटे पढ़ाने के बाद, ऐसा मरा हुआ देखोगे आप मुझे, कैसे भी करके क्लास खत्म करना है, ऐसा सिनेरियो। ऐसा देखा है क्या आपने कभी मुझे? हमेशा एवरी टाइम आई एम स्माइलिंग, राइट। तो मतलब ये ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको कि आकर कुछ तो भी करके निपटाओ, ऐसा वाला कभी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इंसान लिमिटेड काम करता है लेकिन अच्छा करता है ना। तो ये सेम हैपेंस इन यूएस, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि लिमिटेड काम करते हैं लेकिन वो काम पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, फिर उसके बाद आराम कर लेंगे। अब एक्चुअली आप देखोगे तो मेरा रात को 9:30 बजे भी लेक्चर रहता है, हाँ रात को 9:30 बजे लेक्चर, 9:30 से 10:30 दूसरा एक लेक्चर रहता है, तो वो रहता है। लेकिन दोपहर को मुझे टाइम है ना, आराम करके आ सकता हूँ वापस, है ना। तो इसके वजह से इफिशियंसी मैटर करता है। तो ये कल्चर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कि कितने देर काम करते हो आप, कैसे है, ठीक है। तो वो इंपैक्ट जानना जरूरी है। तो ये तीसरा टाइप का एनवायरनमेंट हो गया, कौन सा? ग्लोबल। 3 हो गए, कौन कौन से? टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल। लीगल एंड पॉलिटिकल में 3, गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल। गवर्नमेंट क्या इफेक्ट करता है? टैक्स एंड ड्यूटीज। लीगल में क्या एनालाइज करना जरूरी? लॉज एंड रेगुलेशंस। उसके बाद पॉलिटिकल, वो एम्प्लॉय वेलफेयर या वुमेन वेलफेयर, उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ग्लोबल, ये तीसरा एनवायरनमेंट देखा। आगे चलो, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स क्लियर है यहां तक? ओके अगला है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, चौथा। अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में मतलब सोसाइटी के बारे में एनालाइज करना जरूरी है। अब सोसाइटी मतलब क्या हो सकता है कि लोगों के, मतलब बेसिकली उस पर्टिकुलर सोसाइटी के वैल्यूज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है वगैरह, ये जानना जरूरी है। जैसे कि सोशियो कंसर्न, रोल ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। कोई ऑर्गेनाइजेशन जानते हो जो सोसाइटी के लिए काम करता है? टाटा ग्रुप करता है क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटी करता है। और पूना वाला क्या करता है? कौन सा? हाँ, क्लीन सिटी। ओके, क्लीन सिटी मतलब सिटी क्लीन रखने के लिए वो एफर्ट्स लेता है। ओके, और बता सकते हो कौन सा? हाँ, वो तो अलग है, वो तो बिजनेस नहीं है वो। हाँ, कौन सा बिजनेस? और आपको ये पता है, बिल गेट्स पता है ना? हाँ, बिल गेट्स का एक ट्रस्ट है जो एड्स जिनको हुआ है उनके लिए काम करता है। हाँ, मतलब उनको फ्री मेडिकल इलाज वगैरह करवाना। आपने बिरला ग्रुप सुना है? बिरला के हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो वहां पे गरीबों के लिए कुछ फ्री वाली मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना वगैरह, वो सिस्टम होती है। तो मतलब क्या है? रोल ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। वैसे ही अब एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस। सोसाइटी के भी एक्सपेक्टेशन है बिजनेस, सिर्फ प्रॉफिट ना कमाओ, हमारे लिए भी कुछ करो, है ना। उसके बाद एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करना चाहिए बिजनेस ने। इसलिए कभी आप
टाटा मोटर्स जो पुणे में है, कभी विजिट करने का मिला है का मौका आपको? गए हो? क्या देखा है आपने टाटा मोटर्स में जाने के बाद, एंटर करने के बाद? प्लांट्स तो है, लेकिन आपने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं वहां पे, मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी है ना? सो दैट रीजन फॉर दैट इज, जहां, अरे ये कॉल क्यों आ गया, रुको। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पोल्यूशन क्रिएट होना इट्स अ नेचुरल थिंग, लेकिन वो पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट डैमेज हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाना वगैरह ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन कम करो। वैसे ही आपने सुना होगा केमिकल इंडस्ट्री जो होता है वो जनरली, आपने बहुत बार देखा होगा, मूवीज में वगैरह भी देखते होंगे आप, वो सारा जो वेस्टेज है वो नदी में छोड़ देते हैं, है ना? तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो एक रोल टुवर्ड्स सोसाइटी होता है, रोल टुवर्ड्स सोसाइटी कि ये ऐसा ऐसी चीजें मत करो आप, है ना? तो ये इसमें जरूरी। उसके बाद कंज्यूमरिज्म, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन ने कंज्यूमर के राइट्स भी प्रोटेक्ट करने चाहिए। उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर, ये भी एनालिसिस करना जरूरी है। फैमिली स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? व्हाट इज फैमिली स्ट्रक्चर? नहीं, फैमिली प्लानिंग नहीं, क्या फैमिली प्लान बिजनेस क्या करेगा फैमिली प्लानिंग, वो तो अपन को करना है। फैमिली स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियर फैमिली वगैरह, आप जानते हो ना, पहले जमाने में कैसे जॉइंट फैमिलीज रहा करती थी, है ना? अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज वगैरह है। मतलब बेसिकली अगर ये बिजनेस को इंपैक्ट करता है, कैसे इंपैक्ट करता है कि पहले जमाने में आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली में, मतलब ऐसे 15-20 लोग रहते थे, मतलब काका, चाचा, ताऊ, मामा, ये वो सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन उसमें से एक्चुअली वर्किंग जो पीपल रहते थे वो 3 या 4 ही लोग रहते थे, और बाकी जो 15-20 रहते थे वो घर संभालते थे। तो उसमें क्या हो जाता था, उसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वर्कफोर्स अवेलेबल कम हो जाता था, क्योंकि एक्चुअल कंपनी में काम करने वाले लोग कम है और घर संभालने वाले लोग ज्यादा है। लेकिन आजकल ये जो आप पुणे, मुंबई ऐसे सिटीज में देखते हो, दिल्ली वगैरह, उसमें क्या हो चुका है, न्यूक्लियर फैमिलीज, मतलब हार्डली 3 या 4 लोग फैमिली में, और उसमें भी हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब करते हैं। तो ये फैमिली स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर एरिया का कैसा है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों भी जॉब करते हैं तब आप बिजनेस चलाते हो तो आपके लिए वर्कफोर्स अवेलेबल ज्यादा है। तो ये भी एनालिसिस करना जरूरी है। आप गांव में जाओगे छोटे से, तो वहां पे आपको एक फैमिली में एक ही बंदा काम करने वाला दिखेगा, तो ये फर्क पड़ जाता है। आप बिजनेस कहां पे चालू करते हो, वहां पे जो सोसाइटी है उसमें फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। उसके बाद रोल ऑफ विमेन इन द सोसाइटी, विमेन का रोल बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि विमेन, अगर जैसे इंडिया में रोल ऑफ विमेन कैसा है सोसाइटी में, इज इट गुड और ऑलमोस्ट नन? गुड, मतलब अब पहले जमाने में इंडिया में भी वुमेन पहले इतना ज्यादा बिजनेसेस में वगैरह इन्वॉल्व नहीं रहती थी, आजकल ये सब इंप्रूव होने लगा है। अगर आप वही अरब कंट्रीज में जाते हो तो वहां पे रोल ऑफ वुमेन क्या है, मतलब नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करो, दैट्स द ओनली रोल, राइट? तो वो तो हमेशा बुरखे में ही रहती है। सो दैट्स देयर कल्चर। बट वहां पे क्या हो जाता है, जैसे ऐसी कंट्रीज में अगर आप कोई बिजनेस चालू करोगे, वहां पे तो अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशन सीधा हाफ ही हो गया ना, मतलब मान के चलना 50% मेन विमेन का पॉपुलेशन है, तो विमेन काम ही नहीं करेगी तो मतलब 50% वही कट डाउन हो गया। तो इंडिया में वैसा नहीं है, तो रोल ऑफ वुमेन मैटर करता है। अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी में वुमेन का रोल क्या है ये जानना जरूरी है। ये सब फैक्टर्स एनालाइज करने हैं बेसिकली। उसके बाद एजुकेशनल लेवल, मतलब लोग एजुकेटेड है या नहीं है। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है या नहीं है, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो ये क्या हो गया, कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद अगला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मुझे बताओ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा, मतलब इकोनॉमिक, एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है या नहीं है हम कैसे डिसाइड करेंगे? नेशनल इनकम, अच्छा नेशनल इनकम एक्चुअली ये इंटर में आप डिटेल में पढ़ोगे, मुझसे ही पढ़ोगे, मतलब ये सारा सब्जेक्ट का एडवांस सब्जेक्ट जो है वो मुझसे ही पढ़ोगे आप। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स भी है।
तो वो सब पढ़ोगे मेरे से ही डिटेल में, और ज्यादा एग्जांपल्स वहां पे भी आएंगे, बहुत सारा मजा आएगा उस, वो तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ही मस्त है। हाँ तो ग्रुप 2 में आता है इंटर में, ग्रुप 1 में नहीं है, ग्रुप 2 में आएगा डायरेक्टली। ओके ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री और रीजन डिफाइन होता है वो, जैसे कि उन्होंने बताया नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के भी पहले आता है जीडीपी। जीडीपी जानते हो आप? जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, जीडीपी का मतलब बता सकते हो मुझे कोई? मतलब इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आपको इंटरमीडिएट लेवल में, बट जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, व्हाट इज जीडीपी? हाँ हर एक सेक्टर का, लेकिन मैं ओवरऑल जीडीपी पूछ रहा हूं। हाँ, टोटल ऑफ व्हाट? ऑल sectors, but what? Goods and services, total economic value of goods and services produced in the domestic territory होता है वो, that's very important word, domestic territory। domestic territory मतलब क्या है? वो जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ही जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसकी टोटल मिला के वैल्यू जो होती है वो जीडीपी होती है ना? तो मुझे जस्ट एक एग्जांपल पूछता हूं, वो जीडीपी कैलकुलेशन में काम में आएगा या नहीं आएगा बताना खाली। अगर क्रिस गेल इंडिया में आके कुछ काम करता है और उसके पैसे जनरेट करता है, वो सर्विसेज देता है, पैसे जनरेट करता है, क्या जो भी एंटरटेनमेंट करता है, पैसे जनरेट हो जाते हैं, वेदर इट इज कंसिडर्ड इन जीडीपी और नॉट? क्रिस गेल इंडिया में आता है और कुछ पैसे जनरेट करता है, जीडीपी में कंसिडर किया जाता है, क्यों? अच्छा, वो डोमेस्टिक, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है ना, तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन विराट कोहली अगर वेस्ट इंडीज में जाके कुछ पैसे कमाता है तो वो जीडीपी में कंसिडर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, वो जीडीपी में नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी से बाहर जाके पैसे कमा रहा है, सो वो नहीं होगा, है ना? तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन नेशनल इनकम में वो विराट कोहली का इनकम कंसिडर होता है। हाँ, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, वो देखेंगे आगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो जितना जरूरत है उतना ही डिस्कस करेंगे फिलहाल के लिए। मतलब सभी अभी पढ़ा दूंगा तो एक्स्ट्रा नॉलेज भी डेंजरस होता है, जरूरत से ज्यादा। मैंने बोला ना आपको, इतना है ना इतना ही लेने का, इसके बाहर जो जाता है वो छोड़ देने का। ओके ठीक है, फिलहाल इतनी जरूरत है, तो जितना जरूरत उतना ही बताता हूं। ओके, इकोनॉमी में मतलब जीडीपी रहेगा या टैक्सेशन रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा, इंटरेस्ट रेट, ये सारे फैक्टर्स। मुझे बताइए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट द फैक्टर ऑफ इकोनॉमी? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, यस, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर ही है कि लोगों के पास हाथ में कितना पैसा आता है खर्च करने के लिए। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना? मतलब गैप बिटवीन जो अमीर है और जो गरीब है उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है ना? मतलब अंबानी का जो इनकम है और एक गरीब इंसान का जो इनकम है, मुश्किल है। मतलब एक गरीब इंसान दिन में 50-100 रुपए कमाने को भी मुश्किल है, और अंबानी को दिन, हाँ क्या, बराबर। तो ये डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, तीन फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि डिस्कस किया, जीडीपी रहेगा, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? पर पर्सन इनकम होता है, पर पर्सन। इसको भी डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब क्या? स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट, राइट? तो ये सब इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आता है, ये सब एनालाइज करना आपको जरूरी है।
बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री में जाने के बाद मुझे बताओ, जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, वहां पे आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ मतलब देखो देखो, मैं अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, लेट्स से एक मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, मैं घर बना के देता हूं लोगों को, और इंडिया में घर बना के देता हूं। मान के चलना इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 25%, कौन मेरा घर खरीदने के लिए आएगा? जनरली लोग घर कब खरीदते हैं? लोन लेके खरीदते हैं। अब लोन पे अगर 25% इंटरेस्ट लगाएंगे तो यहां पे घर कौन खरीदेगा? परवड़ेगा ही नहीं लोन लेना, तो फिर घर नहीं खरीदेंगे। फिर मैं वो रियल एस्टेट का बिजनेस करके करूंगा क्या? घर ही कोई खरीद नहीं रहा तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया तो बिजनेस नहीं चल सकता अपना। तो ये सब चीजें एनालाइज करना जरूरी है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया कोई कंट्री में, क्या हो गए इसके इंपैक्ट? प्राइस बढ़ेगी नहीं, उसका इंपैक्ट क्या होता है? और मतलब उस कंट्री में क्या होना चालू हो जाता है? क्राइम होना चालू हो जाते हैं। क्यों क्राइम होना चालू हो जाएंगे? क्योंकि इन्फ्लेशन, मान के चलना एक रोटी जो आप खाते हो, मतलब अब आप नॉर्मल, आप चपाती ले लो या रोटी बोलो, उसको जो भी बोलना है बोलो, वो आप नॉर्मल एक मेस में जाके खाना खाते हो, तो वहां पे चपाती का प्राइस क्या है? 7 रुपए 8 रुपए। वही चपाती या रोटी अगर आपको 70-80 रुपए में मिलना चालू हो जाएगा, तो फिर तो लोगों को, मतलब गरीब लोगों को तो चपाती खाना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो लोग क्या करेंगे? अरे हम खरीद नहीं सकते क्या? अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो दूसरे का छीन लो, है ना? नहीं मिल रहा है तो दूसरे का छीन लो, और दूसरे का छीन लो मतलब क्या? उसको मारो पीटो। हाँ, उसको मारो पीटो मतलब क्या है? क्राइम होना चालू हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा कंट्री। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करना पड़ता है। कैसे कम करना है वो आगे देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल में, इन्फ्लेशन कभी कैसे कम किया जाता है। हाँ, डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता। हाँ मतलब प्राइसेस गिरना चालू हो गई, फिर तो कोई बेचेगा ही नहीं, कैसे बेचेंगे? मतलब प्राइसेस गिरना चालू हो गई। अब ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10,000 रुपए का है, लेकिन प्राइसेस गिरना चालू हो गई, 7,000 में बेचना पड़ रहा है। कौन मैन्युफैक्चर करेगा? वो ऐसा भी नहीं चलता। तो मॉडरेट लेवल का इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे फैक्टर्स एनालाइज, तो ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आता है। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, 3 टाइप का सिस्टम, ये तो आपको फेवरेट होगा आपका, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कौन करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सोशलिज्म में गवर्नमेंट, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिक्स्ड कॉम्बो रहता है। इंडियन इकोनॉमी कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर भी है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये कौन सा हो गया? इकोनॉमिक सिस्टम। 2 चीजें हो गई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए जिसमें जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट वगैरह सब आता है। इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, 3 आएंगे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और तीसरा आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज में पहला है एक्जिम पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेगुलेट करने का जिम्मेदारी इस पॉलिसी के अंदर उठाया जाता है। और इसके ही अंदर कस्टम ड्यूटी, आप जानते हो इंपोर्ट पे कौन सा ड्यूटी लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है। यहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन इंपोर्ट जो होता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है। वो भी आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल, नहीं कस्टम तो फाइनल में आएगा, जीएसटी इंटर में पढ़ना है आपको, वो हमारे दूसरे सर है प्रतीक सर, वो पढ़ाएंगे आपको, है ना? लेकिन कस्टम्स तो फाइनल में आएगा। तो इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है, तो ये सब रेगुलेट करना ये इस एक्जिम पॉलिसी के अंदर आता है। पहला पॉलिसी हो गया। ये किसके अंदर चल रहा है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर 3, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3, इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर 5। तो उसमें पहला एक्जिम पॉलिसी हो गया जो कि रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसके बाद सेकंड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने का काम ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के तहत होता है। अब फॉरेन एफडीआई कौन से सेक्टर में अलाउ है, कौन से सेक्टर में अलाउ नहीं है, या आगे वाले टॉपिक्स में रिवाइज करेंगे, है ना? तो है सिलेबस में है अपने।
तो लेकिन ये बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने का काम इसके तहत होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को, दिस इज सिंपल वन। फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज क्या कंट्रोल करता है? टैक्सेशन। टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी नाम आ गया कि टैक्सेशन, याद रख लेना। और लास्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, मतलब जो बिजनेसेस को क्रेडिट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, इस पॉलिसीज के तहत डिसाइड होता है कि क्या किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो ये 5 पॉलिसीज, नाम बताइए फटाफट। एग्जिम पॉलिसीज, कौन सा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा एनवायरमेंट? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। कितने हो गए? सब नहीं हुए, 5 हुए, 5। पहला हुआ टेक्नोलॉजिकल, दूसरा हुआ पॉलिटिकल एंड लीगल, तीसरा ग्लोबल, चौथा सोशियो कल्चरल एंड पांचवा इकोनॉमिक। कौन सा बचा है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और उसी को पॉपुलेशन एनवायरनमेंट। इट डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन साइज, कितना पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन साइज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एज, जेंडर रेशियो, एजुकेशनल लेवल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। अब देखना, सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज इज द क्रिटिकल मास फॉर एनी बिजनेस। क्रिटिकल मास क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जितना ज्यादा उतना बिजनेस को अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा। अब ये सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने का क्यों सोच रही है, मतलब क्यों आती है? यहां पे एक तो एम्प्लॉयज अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, और दूसरा खरीदने वाले लोग भी ज्यादा अवेलेबल हो गए, है ना। पहले जमाने में इतना आते नहीं थे, इतना आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि लोग तो अवेलेबल थे लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं था। जब हम इंडिपेंडेंस मिला तब की बात है, तब लैम्बोर्गिनी कोई खरीदता था इंडिया में? नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खरीद पाएगा, इतना ही ये था, बाकी लोगों के पास पैसा ही नहीं था। लेकिन जब ऐसे जैसे इंडिया ग्रो होने लगा वैसे फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आने लगी है। तो पॉपुलेशन साइज प्लेज द क्रिटिकल मास फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्या एनालाइज करना है? देखो, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। जैसे कि पुणे में पॉपुलेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एजुकेशन है, बिजनेसेस अवेलेबल है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन आप वही पुणे के आजू बाजू में गांव में जाते हो, सातारा, सांगली, यहां पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब कम हो रहा है इन द सेंस वहां के लोग यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है, राइट। तो उसके वजह से मुझे सातारा में बिजनेस करना इट्स नॉट दैट इजी और प्रेफरेबल, क्योंकि वहां पे लोग रुकते ही नहीं है। क्या करूंगा वहां पे बिजनेस करके, ऐसा हो जाता है। उसके बाद चेंज इन बर्थ रेट और डेथ रेट। आप जानते होंगे कुछ कंट्रीज में अगर लोग मतलब किड्स हो जाते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देता है, सुना है क्या आपने? कहां पे? जापान में वगैरह किड्स पैदा होते हैं तो गवर्नमेंट पैसा देता है। कनाडा पैसे देते हैं वो लोग। यहां पे अरे मत करो भाई पैदा, बस हो गया, आप रुकते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, ऐसा ऐसा हो जाता। लेकिन वहां की कंट्रीज में वैसा नहीं है। वहां पे कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है क्योंकि बर्थ रेट कम है ना। तो ये एनालाइज करना भी जरूरी है कोई भी बिजनेस चलाना है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है तो बिजनेस कैसे करेंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स इंडिया में सबसे दिक्कत क्या हो रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज अब हमें कम पड़ना चालू हो जाएगा, है ना। जगह कम पड़ना चालू हो जाएगा, पानी की प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। अच्छी हवा नहीं मिलेगी, है ना, क्लीन हवा नहीं मिलेगी, पोल्यूशन इतना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, फिर हमें जाना पड़ेगा ऊपर, है ना। कि हाँ हो जाएगा, एक दिन पक्का हो जाएगा। मतलब आप देखते हो कि पुणे में पॉपुलेशन कितना बढ़ चुका है, कितना, मतलब आप 10 बजे क्लास आना है तो इतना दिक्कत हो जाता है कि एक एक घंटा तो आने क्यों लगता है इधर, है ना। वो सेम रिसोर्सेस की कमी पड़ना चालू है, रोड कम पड़ जाएंगे, जगह ही कम पड़ जाएगा, क्या करेंगे, उड़ के आना पड़ेगा फिर,
है ना। उसके लिए भी बाद में भीड़ हो जाएंगे ऊपर उड़ने वाले लोगों की, है ना। आजकल वो चालू है, वो जापान में कुछ इन्वेंशन करना चालू है, सुना है कि नहीं आपने? उड़ती कार, उड़ने वाली कार। उड़ने वाली कार, कितना मजा आएगा, है ना। हमने हमने तो वो रामायण में सुना था, है ना। रावण, रावण के पास वो विमान था, पुष्पक विमान, सीता को लेके गया। तो ऐसे हमारे पास अगर उड़ती कार आ जाएगी तो हम किस किस को लेके भागेंगे, ये सोचना। ओके, वॉट एवर इट इज। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये फैक्टर जो है ना, ये बेसिकली हैज एन इंपैक्ट ऑन परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर, मतलब खरीदने की ताकत। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दोनों का पार्ट है वो। उसके बाद तीसरा आता है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथा आता है एथनिक मिक्स, एथनिक मिक्स मतलब डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन। अब डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रहे, नेशनैलिटी रहे, कास्ट रहे, इसमें डाइवर्सिटी रहता है। आइडियली कोई भी कंट्री में डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन होना अच्छा है या एक ही टाइप का होमोजीनियस पॉपुलेशन होना अच्छा है? नहीं, मतलब होमोजीनियस मतलब सभी सेम है तो ओके, बट अगर माइनॉरिटी वगैरह है तो वो माइनॉरिटी को डोमिनेंस चालू हो जाता है। तो मिक्स्ड पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी मिक्स्ड पॉपुलेशन है तो बेहतर रहता है, अदरवाइज वो माइनॉरिटी के जो भी आता है उसको डोमिनेट करना चालू कर देते हैं। अगर आपने सुना होगा ये अफगानिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, ये सिखों को, वहां पे ज्यादा हिंदुओं के कंपैरिजन में सिख लोग ज्यादा है ना, तो वहां पे वो मुस्लिम डोमिनेशन हो गया, तो वहां पे लोगों को मुश्किल हो जाता है। तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है कि इट शुड बी मिक्स्ड पॉपुलेशन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी रहेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू इजी रहता है कि मतलब कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता, ठीक है। तो ये ओवरऑल कौन से टाइप का एनवायरनमेंट खत्म कर लिया हमने? डेमोग्राफिक, और एंटायर क्या हो गया? मैक्रो एनवायरनमेंट खत्म हो गया, और उसके साथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खत्म हो गया। अब एक्सटर्नल में था ये सब, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो के 6, मैक्रो के 6, इतना कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। यहां तक क्लियर है लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स? हाँ, आपके भी सोच विचार है कुछ, मुझे बताते जाइए। हाँ? मतलब आपके व्यूज शेयर करोगे, सो इट वुड बी वेरी वेरी नाइस, मतलब कि आपके व्यूज शेयर हो जाते हैं तो मैं तो ओपन डिस्कशन रहता है अपने आप, है ना। मतलब आप आपके व्यूज शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव ऐसा है, शेयरिंग व्यूज। जैसे अपने मिहिर शेयर करते हैं, देवेश जी शेयर करते हैं, है ना। क्या क्या फैमिली प्लानिंग बोलता है वो? नहीं नहीं नहीं, ये अलग व्यू है वो उसका, मतलब चलता है क्या उतना। ओके ठीक है, चलिए ओके कर लेते हैं क्वेश्चंस फटाफट। हाँ, 9th क्वेश्चन, बोलिए फटाफट आंसर बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफिक? लीगल, एथनिक मिक्स है, पॉपुलेशन साइज है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लीगल सिर्फ नहीं है, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ऑप्शन सी। उसके बाद 11, एनवायरमेंट विच इज क्लोज टू बिजनेस, माइक्रो, ऑप्शन ए। उसके बाद 12, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद ये हो चुका है। हाँ, ये बताइए कल हुआ था, अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर एम ऑफ बिजनेस इज टू, ऑप्शन ए क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स, बिल्कुल ऑप्शन ए। हाँ, 28, डैश एनवायरमेंट रेफर्स टू नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी रे, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशियो कल्चर कैसा, इकोनॉमी बोला है ना, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक, हाँ इकोनॉमिक। उसके बाद 29,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट बोला है अ फैक्टर ऑफ सोशियो कल्चरल, कौन सा नहीं है? अपॉर्चुनिटी अराइजिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, अच्छा ये टेक्नोलॉजी का है तो वो सोशियो कल्चरल का थोड़ी है। उसके बाद हाँ ये बताइए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट वैल्यूज बिलीव्स ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, सोशियो कल्चरल, ऑप्शन डी। ये तो नाम से क्वेश्चन में ही आंसर है इसके, है ना? हाँ 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, ऑफ कोर्स बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना? उसके बाद वेट, हाँ ये 49, ये रेस क्या है? एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये क्या है? ऑप्शन ए डेमोग्राफिक का, डेमोग्राफिक, है ना? हाँ 50 while analyzing technological environment which of the following is not considered, नहीं अपकमिंग टेक्नोलॉजीज एनालाइज करेंगे ना, आने वाली टेक्नोलॉजीज। हाँ डी रिलेशन विद कंट्री क्रिएटिंग द, कंट्री के साथ रिलेशन क्या है, इससे क्या लेना देना, है ना? तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई है सारी बातें, हो भी रहा है अच्छे से, ठीक है? तो आज के लिए हाँ बोलो। हाँ मुझे सेंड कर देना वो डाउट्स, ठीक है? चलेगा, ओके ओके, आज के लिए यहां पे रुकते हैं।